नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात प्रकाशन का यूट्यूब चैनल पर। हम नया कार्यक्रम आपके लिए लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है सुपरस्टार लेखक। आज की इस कड़ी में हमारे साथ आज की सुपरस्टार लेखक हैं अमरीन जैदी जी। आप पत्रकार और स्तंभकार के रूप में जानी जाती हैं, चाहे भोपाल गैस त्रासदी के ऊपर उनका काम हो, चाहे शहीदों के और वीर नारियों के ऊपर उनका काम हो जिसको सराहा गया है। कई वैश्विक स्तरों पर उनको कई सम्मान प्राप्त हुए हैं। आज वो हमारे साथ उपस्थित हैं बातचीत करने के लिए। मैडम नमस्कार। द वॉर वॉरियर विडोज आपने पुस्तक लिखी थी, उसका हिंदी अनुवाद जो हुआ वो प्रभात प्रकाशन के माध्यम से वीर नारियों के नाम से प्रकाशित हुआ है। कार्यक्रम की शुरुआत में पुस्तक के ही एक अंश को पढ़कर करूंगा जो पुस्तक के कवर पर ही पीछे दिया गया है, जो इस पुस्तक की भावना को व्यक्त करता है और हमारे सामने समाज की असलियत को रखता है। मैं शुरू करता हूं कि क्या यह उसकी गलती थी कि वह अपने सैनिक पति की विधवा हो गई? क्या इससे कोई फर्क पड़ता है कि उसकी मृत्यु सैनिक के रूप में हुई या नागरिक के रूप में? नहीं, बस मौत मायने रखती है। उसके पति की मौत मायने रखती है, लेकिन केवल उसके लिए। अन्य सभी के लिए वह या तो देशभक्ति के गौरवपूर्ण कार्यक्रम में इस्तेमाल की जाने वाली ट्रॉफी है या किसी ट्रस्ट या एनजीओ के नाम पर पैसा बनाने वाली मशीन, और वह जल्दी भुला भी दी जाएगी। उसके दर्द, उसके सदमे, उसकी समस्याओं से किसी को मतलब नहीं रह जाता है। यह उसकी लड़ाई है और अकेले उसकी लड़ाई है। एक लड़ाई जो उसे जीतनी ही होगी, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए और अपने पति के सर्वोच्च बलिदान के लिए। क्या हमें एक राष्ट्र के रूप में उसकी इस लड़ाई में साथ देना चाहिए? क्या हमें उसका समर्थन नहीं करना चाहिए या हमें उसे त्याग देना चाहिए जैसा कि हम हमेशा करते हैं? और क्या वास्तव में यह उसकी गलती थी कि वह अपने सैनिक पति की विधवा हो गई? एक सैनिक की पत्नी होना क्या है? ये बाकी पत्नियों से कैसे अलग होती हैं? आप अमरीन जी स्वयं एक सोल्जर की पत्नी हैं, तो इसके बारे में थोड़ा हमको बताएं, प्लीज हमको समझाएं। सार्थक, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका और प्रभात प्रकाशन का कि मुझे मौका दिया बोलने के लिए। मैं आपसे कहूँगी कि हमारी जिंदगियाँ बिल्कुल अलग इसलिए होती हैं कि हमें नहीं पता कल क्या होने वाला है। हमें से किसी को नहीं पता कल क्या होने वाला है। लेकिन जैसे कि फौज में कि अ सोल्जर लिव्स इन द शैडो ऑफ डेथ, है ना। वो डे वन से जब से उसने ज्वाइन किया होता है, कमीशन होता है वो इंडियन आर्मी में, डिफेंस फोर्सेस में, तब से पता होता है। और वो अब जैसे मेरे हस्बैंड के साथ हुआ, हमारी जब एंगेजमेंट हुई, हम मिले, तो उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है, एंगेजमेंट से पहले बोले मुझे तुमसे बात करनी है, तो अपनी भाभी को अपने साथ बैठा लो और मैं तुम्हें कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। देखो, आर्मी वाइफ होना आसान चीज़ नहीं है और हमारे बहुत सेपरेशंस होंगे। कभी बिल्कुल मतलब एकदम शॉर्ट नोटिस पे मुझे पोस्टिंग पे जाना पड़ेगा, पीछे तुम्हें संभालना है हर चीज़। और हमारे यहाँ हमेशा 2 साल फील्ड, 2 साल पीस। फील्ड पोस्टिंग मतलब नॉन फैमिली, कश्मीर, असम, जहाँ भी ये सब मिलिटेंसी टेररिज्म हो रहा है, 20 जहाँ पे फैमिली रह सकती है। ज़्यादातर हस्बैंड बिजी रहते हैं एक्सरसाइजेस के लिए, वॉर्स के प्रैक्टिसेस के लिए, उनकी तैयारी चलती रहती है। तो ये है, तो मैं मतलब तुम ये समझ के चलो कि 70 to 80% ऑफ द टाइम मैं नहीं रहूँगा साथ में, ठीक है। और बड़ी चैलेंजेस आएंगी, है ना। आगे आके फैमिली, हर चीज़, सब कुछ, मतलब तुम्हें बहुत सोच समझ के यस बोलो एंगेजमेंट के लिए। और अगर तुम्हें लगता है तुम ये कर सकती हो, फिर कोई बात नहीं। और सार्थक, वो वक्त ऐसा था ना, मतलब एक जज्बा ऐसा था कि मैं वो कैप्टन थे मेरे हस्बैंड उस टाइम पे, तो मतलब मेरे अंदर एक वो आ गई, मतलब वो सोचना ही नहीं था दोबारा उसके बारे में। मैंने कहा जो भी है, जैसा भी है। और फिर बस हो गया, शादी हो गई हमारी।
और वाकई में फर्स्ट यूनिट से कुछ सीखना शुरू किया, देखा, जाते ही पता चला, मतलब विद इन आई थिंक एक हफ्ते 10 दिन के अंदर मुझे इस बात का एहसास हो गया कि ये फौज है, सिर्फ फौज। और यहाँ पे एक ही चीज़ मायने रखती है, वो है आपका देश, मुल्क। यहाँ कुछ नहीं कि ये हिंदू मुसलमान वो सिख, कुछ भी नहीं। कब किसके कहाँ जाने के ऑर्डर्स आ गए, कभी कहाँ किस बॉर्डर पे सिचुएशन गड़बड़ हो गई तो फॉरेन जाना पड़ा, कोर्सेज आ जाते हैं, अप टू डेट रखना पड़ता है ऑफिसर्स को भी, नई टेक्नोलॉजीज और हर चीज़ के लिए, तो कोर्सेज इंडियन आर्मी कराती रहती है, एग्ज़ाम्स होते हैं, सब होता है। तो बस हमें ये लगा कि एक दूसरे के लिए हम लेडीज़ जो हैं वो रह जाते हैं पीछे। बल्कि ये चीज़ है कि हम लोग की जब फील्ड पोस्टिंग्स आती हैं तो आर्मी बहुत ज़्यादा अपने फैमिलीज़ का केयर करती है, तो हम लोग की जब फील्ड पोस्टिंग्स आती हैं तो फ़ौज हमको एक सेपरेटेड फैमिली अकोमोडेशन देती है। और उसके पीछे जज्बा आपको पता क्या है, और वो बहुत ही प्रोटेक्टेड सी जगह होती है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ लेडीज़ और बच्चे रह रहे हैं। हस्बैंड तो या कश्मीर में है, आसाम में है, कहीं भी जहाँ पे भी चल रहा है बात। दूसरी है कि उसकी तरह की 4-5 और लेडीज़ हैं, कभी कभी 8-10 होती हैं, है ना। हम एक ही नाव में सवार हैं। सबसे बड़ी बात ये कि बच्चों के साइकोलॉजी पे वो असर नहीं पड़ता है कि मेरे फादर नहीं हैं, मेरी बर्थडे पे नहीं है, या मेरे स्कूल के पीटीएम में नहीं है, क्योंकि वो बराबर वाले घर में जो बच्चा रह रहा है उसके भी फादर नहीं है। थोड़ा इम्पैक्ट आ जाता है बच्चे के अंदर, वो आइसोलेटेड नहीं फील करता है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि ये ज़िंदगी बिल्कुल अलग है। और फिर उसके साथ एकदम से खबर आती है कि अरे वो 3rd हाउस में ऊपर जो रहती थी मैम, मिसेस, उनके हस्बैंड का एनकाउंटर में डेथ हो गई। आप अपने सामने एक पूरे परिवार को तबाह होते हुए देखते हैं, वो आपको हिला देता है अंदर से। हमें हर वक्त डर लगता है। कई दिन गुजर जाते हैं, उस टाइम पे तो मोबाइल्स भी नहीं थे जब शादियाँ हुई थी हम लोग की, और कई दिन गुजर जाते थे, बात नहीं होती थी। बस एक लब पे एक दुआ होती थी कि बस सेफ रहें, जहाँ भी हैं ठीक रहें। और बात होती भी थी तो 2 मिनट 1.5 मिनट से ज़्यादा नहीं, आर्मी एक्सचेंज के थ्रू अगर हो गई तो हो गई, बस ये था। तो ये सब चीज़ें जब आती गई और ले गए तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी एक स्ट्रेंथ आती गई फेस करने के लिए। बच्चे थे, छोटे थे, कभी गिर गए, ज़्यादा चोटें आ गई, स्टिचेस लगाने भाग रहे हैं, पेरेंट्स हैं, ओल्ड हैं, उनको ज़रूरत है। अब वहाँ तो नहीं हस्बैंड को इन्फॉर्म कर सकते हैं ये सब हो रहा है आपको। तो मुझे लगता है कि फ़ौज आपको इस तरह से ग्रूम कर देती है कि आप ये चीज़ें फेस करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जी, जैसा आपने बताया कि इस फ्लैट में सो एंड सो जी रहते थे, और मतलब बच्चे भी उस माहौल में रहते हैं कि वो समझ जाते हैं कि आसपास अगर पिताजी उनके नहीं हैं तो वो उस कमी को उतना महसूस नहीं करते जितना बाद में महसूस करते हैं, जितना बाद में उनको झेलना पड़ता है। अच्छा, इतनी सारी कहानियाँ हैं संघर्ष की, इतने सारे संघर्ष हैं आपकी इस पुस्तक में। जब मैंने पढ़ी तो इनको समेटने का एक अपना अलग संघर्ष रहा होगा। इनको समेटने के लिए भी आपको कितनी जद्दोजहद करनी पड़ी होगी, उसके बारे में भी थोड़ा हमको प्लीज़ समझाइए, थोड़ा बताइए इसके बारे में। आपके संघर्ष क्या थे, क्या क्या आपको झेलना पड़ा, क्या मुश्किलात आए, क्या किस तरह से रहा? देखो, असल में इंडियन आर्मी की वेलफेयर स्कीम्स बहुत अच्छी, ठीक है, विडोज़ के लिए, बच्चों के लिए, डिसेबल्ड सोल्जर्स के लिए बहुत काम करते हैं। तो उसमें एज आर्मी वाइफ्स हम लोग का बहुत बड़ा रोल होता है, और उसमें हम लोग की ड्यूटीज़ लगती हैं, हम उसमें जाते हैं और वो सब होता है। तो उस दौरान मेरी मुलाकात काफ़ी विडोज़ से हुई, काफ़ी वॉर विडोज़ से हुई, और अपने डिसेबल्ड सोल्जर्स से भी हुई, बच्चों से भी हुई। कई वेलफेयर स्कीम्स हैं, बट पता नहीं क्यों सार्थक, ये जो विडोज़ को लेके मुद्दा था ना, ये दिल में कहीं जगह कर गया। उनकी कहानियाँ और उनका, और तुम्हें ही पता होगा कि हमारा समाज जो है विधवाओं के प्रति सही मतलब अप्रोच नहीं है बिल्कुल, है ना। और तो वो मुझे, जब मैं उनके साथ बैठती थी और बात करती थी, और ट्रेनिंग उनकी जो वर्कशॉप्स होती थी, जो भी, चाहे कंप्यूटर ट्रेनिंग हो गया या ब्यूटिशियन या टेलरिंग, तो जब होता था तो मुझे लगा कि नहीं, इनके लिए कुछ करना है।
तो उस टाइम पे दिमाग में आया तो मैं warwidows.com करके वेबसाइट बनाऊंगी, ताकि कोई भी विडो इंडिया के किसी भी कोने में है, अगर वो कोई भी प्रॉब्लम से जूझ रही है, उसे नहीं पता कहाँ जाना है, तो ये मैं मतलब उनके पास एक ये चीज़ होगी, अपनी प्रॉब्लम डालेंगी और मैं उन्हें डायरेक्टली आर्मी की आवाज़ को के साथ जोड़ दूंगी और उनकी हेल्प हो जाएगी। बट खैर पोस्टिंग्स होती गई, बच्चे एंड एवरीथिंग हैपेंड। फिर काफ़ी टाइम हस्बैंड भी मतलब बाहर ही रहे, ज़्यादातर सेपरेटेड हमारी पोस्टिंग्स रहीं, और मैं मिलती गई, शहर बदलते गए, लेडीज़ बदलती गई, लेकिन एक मेरा दिमाग में एक जो चीज़ आपकी जगह कर जाती है ना, विडोज़, वॉर विडोज़ है या वो मुझे करना, तो एक मेरी डायरी थी, मैं लिखती चली गई। अरे आज मैं उससे मिली थी, संजना से मिली थी, वो हस्बैंड ऐसे ख़त्म हो गया, अभी उसके साथ ये हो रहा है। खैर कुछ नहीं, अपना चलता रहा जो भी है, और वेबसाइट चलती रही दिमाग में, ये भी चलता रहा, प्लस काम चलते रहे, काफ़ी कुछ अपना भी चलता रहा। फौज में भी आपकी बहुत ज़्यादा एज आ आर्मी वाइफ ड्यूटीज़ होती है, वो निभाते चले गए। अभी 3-4 साल पहले बस ये लगा कि नहीं, कुछ ऐसी लेडीज़ से मिली मैं कि जिनकी कहानियों ने, जिनकी लाइफ जर्नीज़ ने मुझे अंदर से हिला दिया। का वेबसाइट वेट कर सकती है, ये कहानियाँ सब तक पहुँचनी चाहिए। जी बिल्कुल, मैं ये पूछने भी वाला था कि इस किताब को लिखने के पीछे आपका उद्देश्य क्या था, वो उद्देश्य आपने बिल्कुल बताया, और मैं फिर ये एज एन रीडर पूछूंगा, एक पाठक के दृष्टिकोण से पूछूंगा कि ये किताब किसी को भी क्यों पढ़नी चाहिए। क्या उसका मोटो था, जो आपका मोटो है वो एक मोटो है, एक मोटो रीडर का होता है किसी किताब को लेते वक्त, पढ़ते वक्त। तो ऑथर आपने लिखा, आपने अपना उद्देश्य बताया, आपने पुस्तक लिखी, आपने अपना उद्देश्य बताया, मैं एज अ रीडर ये पुस्तक क्यों खरीदूं, इसके लिए बताइए कि हमारे दर्शक जो हैं वो एक पाठक कैसे बन सकते हैं इस किताब के। वो इसलिए पढ़े कि आप लोगों ने ये तो ज़रूर देखा है कि एक सैनिक शहीद हो गया, हर दूसरे तीसरे दिन आती है खबर, चाहे वो स्पेशल फोर्सेस का हो या अपना मिलिट्री का हो, कहीं का भी कुछ ना कुछ आता ही रहता है। उस टाइम पे हमारी देशभक्ति जो है वो पीक पे होती है। वो पीक ऐसी होती है कि उस टाइम हम शायद कहीं ना कहीं, आपने देखा होगा कि मीडिया चैनल्स भी मतलब थोड़ी सी इंसानियत भूल के, उनके काम और उनकी प्राइवेसी को छोड़ के माइक्स के मुंह में घुसेड़ के सवाल पूछे जाते हैं। उनको वो भी नहीं करने दिया, टाइम भी नहीं देते हैं हम कि वो एक थोड़ा रो लें या अपना गम वो कर लें। तो मुझे ये लगा कि ठीक है, 4 दिन बाद आप उसी घर में जाके देखिए, कोई नहीं मिलेगा, किसी को फिक्र ही नहीं कि क्या हो रहा है फैमिलीज के साथ। फाइनेंसेस देखे, जैसी एक सोल्जर उनकी शहादत होती है, सबसे पहले उनकी रेजिमेंट, उनके ऑफिसर्स, उनके सब कुछ आ जाते हैं, सारा उनका पेपर वर्क, हर चीज़ पूरा कंप्लीट करके, चाहे वो कितना टाइम लगे, वो सारा वो करके देते हैं। पेंशन शुरू हो जाए, कॉम्पनसेशन जो भी उनका ड्यू है या जो मिलना चाहिए, जिसकी वो हकदार है, वो मिल जाए, वो सारा कुछ। इसमें आर्मी कभी पीछे नहीं हटती। लेकिन उसके बाद क्या, वो किसी ने नहीं देखा। बच्चे हैं, उन्हें बड़ा करना है, पढ़ाना है। हम कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, तो उस हिसाब से बच्चों की डिमांड्स भी हैं। कैसे सिर्फ एक छोटी सी पेंशन पे ये औरतें गुजारा करती हैं, बच्चों के साथ साथ घर में बुजुर्ग भी हैं, उनकी दवा इलाज। तो जब ये स्टोरीज मैंने सुनी और वो देखा, तो मुझे लगा हमको एज अ सिटीजन, जिसके लिए उस सोल्जर ने वहाँ पे अपनी जान गंवाई है, पलट के अपनी फैमिली के बारे में नहीं सोचा, तो हमें कम से कम इन फैमिलीज को के बारे में थोड़ी जागरूकता जगानी चाहिए, एक अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमारे इर्द गिर्द जिन्होंने अपने परिवार में से कोई ना कोई सोल्जर खोया है, अब वो इतने स्ट्रगल्स फेस कर रहे हैं जिनका हमें आइडिया भी नहीं। इतने सारे जो संघर्ष आपने पुस्तक लिखने के दौरान झेले, या कि पुस्तक लिखने के दौरान मतलब आपने अपने आप को कैसे संभाला? एक आप जब जा रही थी तो इतने सारे संघर्ष थे जो आपने मोतियों की तरह इसमें पिरोए हुए हैं। मैंने ये पुस्तक पढ़ने का पूरा समय लिया, उसके बाद मैंने कहा कि मैं इंटरव्यू करूँगा। तो इतने सारे संघर्ष हैं जो आपने पिरोए हैं, उन पलों में आप क्या महसूस कर रही थी? और मतलब
क्या क्या महसूस किया, कैसी फीलिंग्स थी वो, और कोई एक ऐसा पल आया हो जब आपको लगा हो कि अरे दिस इज़ बियॉन्ड इमेजिनेशन, ये आपने भी नहीं सोचा था और ऐसा आपको जानने को मिलेगा, ये बियॉन्ड इमेजिनेशन है, ये आपने सोचा भी नहीं था, ऐसा कुछ घटना हुई हो या कुछ इंसिडेंट हो तो प्लीज़ बताएं। मतलब एक इंसिडेंट है जिसने मुझे अंदर से हिला दिया था। काफ़ी स्टोरीज तो मेरे पास पहले से थी, मैं मिलती रही इन लेडीज़ से, होता रहा। फिर वही हुआ कि फिर आप कनेक्ट होते गए, लोगों से बात होती रही। कई ऑफिसर्स हैं रिटायर होके जो अब लेडीज़ के लिए काम कर रहे हैं, वॉर विडोज़ के लिए काम कर रहे हैं। तो एक बार ब्रिगेडियर हरचरण है, उनका भी नोट है मेरी किताब में, तो उनसे मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने बोला कि मैम मैं आपको एक नंबर देता हूँ, और आप मैं कुछ आपको बैकग्राउंड नहीं बताऊंगा, आप बस इनसे बात कर लीजिए। और ये कश्मीर की फैमिली है। अब कश्मीर नाम सुनते ही ना, कश्मीर सुनते ही दूसरा वर्ड जो दिमाग में आता है वो टेररिज्म आता है। आपके दिमाग में ये आता है कि हमने अपने कितने खो डाले उस जमीन पे, है ना, बिना वजह, है ना, सिर्फ खून बह रहा है वहाँ पे और कुछ नहीं। तो मैंने वो नंबर डायल किया, बात की, थोड़ा बहुत उस लेडी ने मुझे बताया। जो मैंने सुना मुझे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं लगा फ़ोन पे बात करना, तो मैंने कहा मैं आती हूँ श्रीनगर, आप मुझसे मिल सकती हैं? बोली हाँ जी मैडम, मैं मिल लूँगी। तो पहुँची, फिर वो आई, मिली मुझसे। तो उनके हस्बैंड जो थे वो टेरिटोरियल आर्मी में थे। तो टेरिटोरियल आर्मी में ये होता है कि उसी टेरिटरी में ही पोस्टिंग होती है। तो कश्मीर के थे, तो कश्मीर में ही उनका था। तो खैर उनके 3 बेटे थे, और ये हुआ कि घर में किसी ने कार ख़रीदी थी, किसी मामा या चाचा ने किसी कार ख़रीदी थी। तो बड़ा बेटा जो था क्लास 12th में था, उसने कहा हमें यही है, तो ठीक, उसने कहा आ जाओ। लगा 2 मिनट में आ जाएगा, 5 मिनट में आ जाएगा। उसका एक्सीडेंट हो गया, उस बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, और उसके बाद वो आईसीयू में, मेजर एक्सीडेंट, आईसीयू में था। फिर फादर को इन्फॉर्म किया गया, और जब डॉक्टर्स को लगा कि नहीं बचा पाएंगे, तो फिर फादर को बोला गया भाई तुम अब आओ, कुछ करो। तो फादर आ गए, फादर आए और 2 दिन बाद बच्चे की डेथ हो गई। ठीक है, तो खैर बहुत 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 ही बड़ा दुख होता है किसी भी माँ बाप के लिए अपने बच्चे को गंवाना। पूरा उनका जो आसपास का एरिया था, मोहल्ला था, सब आ गए थे, रिश्तेदार सब आ गए थे, बच्चे की बॉडी घर आ गई थी, उसको तैयार कर रहे थे लास्ट राइट्स के लिए, पूरा सब कुछ जो भी होता है वो सब हो रहा था। और माँ का तो खैर हाल ही बुरा था, सब बाप भी बुरे हाल में था। किसी को सार्थक ही नहीं पता था कि टेररिस्ट निगाह लगा के बैठे हैं कि बेटा मरा है तो इसका बाप सोल्जर है, ज़रूर आएगा। टेररिस्ट आते हैं, वहीं पे बाप को मार के चले जाते हैं। वो लेडी मुझसे कहती है मैडम उस दिन मेरे घर से 2 अर्थियां निकली। सार्थक, मैं चुप, मेरे पास अल्फाज नहीं थे। मैं उसको ना कुछ कंडोलेंस दे पाई, ना मैं उससे कोई बोल पाई। और आज की डेट में वो लेडी जो है, वहाँ पे बहुत विधवाएं हैं, बहुत ज़्यादा विधवाएं हैं। आप खुद ही देखते हैं पुलिस में कितने ऑफिसर्स, कितनों की डेथ होती है। तो वो कई हैं जो डिप्रेशन में चली गई हैं, कई हैं जिनको यकीन ही नहीं आता। तो ये लेडी 1-1.5 साल तो थोड़ा सा जूझी अपने गम से भी, अपने इतने बड़े गम से, तो हस्बैंड एक साथ चला गया। उसके बाद उसने देखा कि औरतें हैं, आ रही हैं, टूटी हुई हैं, एकदम उनके अंदर मतलब वो नहीं है, और उनको कुछ पता नहीं है अपने बारे में, क्या करना है, ज़िंदगी आगे कैसे जीनी है, बच्चों का। वो औरत सो इतने बड़े गम के बाद भी, इतने बड़े झटके के बाद भी कि बड़े बड़ा महारथी इसमें टूट जाए, उस औरत ने कहा कि नहीं, मुझे अब इनकी आवाज़ बनी। और अब उनका रिस्पेक्ट इतना ज़्यादा है, तो वो ये जब जाती हैं वहाँ पे जो है श्रीनगर, तो लोग इतने रिस्पेक्ट से उनकी बात सुनते हैं। और मुझे उन्होंने एक बार बोला कि आपको पता है, अब जब मैं जाती हूँ किसी की भी एप्लीकेशन लेके या प्रॉब्लम लेके सैनिक भवन में, मुझे लगता है जैसे मैं अपने मैके आ गई। आप सोच सकते हैं कोई कश्मीरी लेडी इस तरह की बात करे।
इस स्टोरी ने तो मुझे बहुत ज़्यादा, मेरे ख्याल में काफ़ी दिन तक मैं नहीं लिख पाई थी साथ। जी बिल्कुल, ये बहुत ही मतलब ये इंसिडेंट बहुत हृदय विदारक है आप कह सकती हैं, और हम लोग सुनकर अवाक हैं। तो आपने जब इसको कवर किया होगा और जिन्होंने ये झेला है उनके लिए शब्द कम पड़ते हैं। और एक प्रश्न और हमारा है, एक साइकोलॉजी के स्तर पर, मतलब शहीद की जो पत्नी होती है जिनको वीर नारी कहते हैं, उनके साथ साथ उनके बच्चों का भी एक संघर्ष होता है, उनके मस्तिष्क पर एक गहरा असर उनकी शहादत का होता है। आप पुस्तक को लिखने के दौरान कई ऐसे बच्चों से मिली होंगी, जाहिर है कई बच्चों से बात की होगी आपने, तो उन बच्चों के संघर्ष और उनकी माता के संघर्ष ये कितने साझा हैं और कितने अलग हैं? क्योंकि बच्चों का संघर्ष अपने स्तर पर एक, मुझे ये जिज्ञासा है जानने की कि माताओं का संघर्ष और बच्चों का संघर्ष कितना अलग है और कितना साझा है। वो जो वक्त होता है बहुत मुश्किल होता है, पर वह है कि बच्चों की खातिर उस औरत को अपने आप को संभालना पड़ता है ना। और बच्चे मैंने ऐसे भी देखे हैं जो 6 महीने के थे। भागीरथी देवी जी का जो चैप्टर है 1962 वॉर का, तो तब उनका बेटा, ठीक है, उसे तो पता ही नहीं। चैप्टर है उसमें बच्ची 1.5 साल की थी। उस बच्ची का ये है कि उसकी मदर जो है वो सबसे पहली वीर नारी थी जो इंडियन आर्मी ऑफिसर बनी। क्यों? क्योंकि उनके हस्बैंड का सपना ये था कि उनके बच्चे को आर्मी एनवायरनमेंट में पाला और बड़ा किया जाए। तो उसमें उस टाइम पे जो हमारे चीफ थे जनरल मलिक और उनकी वाइफ, उनका बहुत बड़ा रोल रहा। तो वो बच्ची अब बड़ी हो गई, अब सवाल करने लग गई। उन सवालों में से एक सवाल ये था, एक दिन हम लोग साथ में बैठे थे तो वो बोली कि आंटी हम लोग बड़ा फक्र करते हैं ना कि इंडिया ने कोई भी जंग नहीं हारी, लेकिन काश ऐसा होता कि हम जंग भी नहीं हारते और हमारे पापा लोग भी वापस आ जाते। मेरे किसी पीटीएम में पापा नहीं थे, मेरे किसी एनुअल फंक्शन में पापा नहीं थे, मेरी किसी बर्थडे में पापा नहीं थे। बस एक फर्स्ट बर्थडे साथ में ज़रूर मनाया था और वो प्री मैच्योर बेबी थी। तो उसको वो ये कहती है कि शायद भगवान ने सोचा कि इसको थोड़ा, चलो इसके फादर के साथ टाइम ज़्यादा दे देता हूँ तो प्री मैच्योर कर देता हूँ। तो मतलब वो फुल 9 मंथ्स नहीं, पहले ही उसकी डिलीवरी हो गई थी लेडी की, तो इतनी पहले हो गई थी। और तो आंटी ऐसा रास्ता नहीं निकल सकता कि पापा लोग वापस भी आ जाएं और हम जंग भी ना हारें, क्योंकि मुझे वो जो कुर्सी खाली होती है ना मम्मा के बराबर में, लेकिन पापा नहीं है ना। मैं अभी भी हर टाइम हर वक्त उनको मिस करती हूँ। ये बच्चों का नज़रिया होता है बेटा, मतलब वो एक जो एक वर्ड है, एक खालीपन है, वो नहीं भर सकते, कुछ भी कर लो। जी बिल्कुल, कुछ पल ऐसे होते हैं जी बिल्कुल, कुछ पल ऐसे होते हैं कि उसमें वो कमी हमेशा बनी रहती है। उस कमी को शायद कोई भी कंपनसेशन या कुछ भी पूरा नहीं कर सकता। वो खुद के दुख होते हैं, व्यक्तिगत दुख है और उसको कोई भी बांट नहीं सकता। फिर भी एक मेरा मनोविज्ञान के स्तर पर एक सवाल है कि जैसा आपने बताया कि वो लोग दुख से उबर भी नहीं पाए होते और मीडिया वाले जो है माइक लेके पहुंच चुके होते हैं कि आप क्या है, आप बताइए कैसे शहीद हुए, कैसा महसूस कर रहे हैं। तो वो उस टाइम का जो जज्बा है, वो जज्बा पूरे देश में तो होता ही है, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर जो बच्चे होते हैं, जो वीर नारियाँ होती हैं, वो उनका भी, मतलब मैंने जो देखा, मैं वो प्रश्न आपसे करूँगा क्योंकि आप उसका जवाब देने के लिए सबसे बेहतर इंसान हो सकती हैं हमारे लिए, कि जब भी कोई व्यक्ति अपना सर्वोच्च बलिदान देता है, जिस घर से देता है, माँ भारती की सेवा में अपना प्राण अर्पित कर देता है, उसकी जो आने वाली पीढ़ी होती है, आगे की पीढ़ी, उसके अंदर दोगुना जोश होता है। उससे पूछो कि भाई क्या करोगे आगे जीवन में, क्या बनना है, तो पापा की तरह देश की सेवा करनी है, पापा की तरह देश के लिए बलिदान देना है। ये बियॉन्ड इमेजिनेशन है हम लोगों के लिए, एक सामान्य जो नागरिक हैं उनके लिए, कि ये जोश उस स्तर पर कैसे हो सकता है कि अभी
शहादत दी है पिता ने, अभी अभी बच्चे ने अपने पिता को खोया है और उससे पूछा जाता है कि क्या करना है भविष्य में, तो वो कहता है कि पापा की तरह देश की सेवा करनी है। ये क्या मनोविज्ञान है, ये कैसी साइकोलॉजी है, कैसे ये काम करती है, प्लीज इसके बारे में भी समझाइए थोड़ा सा। ये जज्बा होता है कि मेरे फादर ने जो मशाल जलाई थी देश के प्रति, मुझे उसे आगे लेके चलना है। बच्चों में आता है, मेरे फादर जो ऊपर बैठे हैं, मुझे उनका सर ऊंचा करना है, मुझे उन्हीं के कदमों पे चलना है। ये इनके अंदर फीलिंग्स आती हैं और ये खुद ब खुद आती हैं, कोई इन्हें फोर्स नहीं करता, मदर्स फोर्स नहीं करती, इस हालत में नहीं होती। उनके लिए तो ये बहुत ही प्रेशियस हैं बच्चे जो हैं, लेकिन अगर बच्चा डिसाइड करता है तो मदर्स पूरा सपोर्ट करती हैं उनको, फौज या नेवी या एयरफोर्स जो भी ज्वाइन करना है। बट जज्बा वही है कि मोहब्बत है पिता के लिए, देश के लिए। पिता देश के लिए शहीद हो सकते हैं तो हम भी हो सकते हैं, हम भी उस मिट्टी में मिला सकते हैं ये। जी बिल्कुल जी। ये दी चेंज मेकर क्या है, इसको मैं एनजीओ कहूँ या क्या कहूँ, मतलब इसकी स्थापना के पीछे आपका मोटो क्या था, वो आपका उद्देश्य था क्या था दी चेंज मेकर की स्थापना के समय? तो मैंने जैसे शुरू में तुमसे बात की थी कि warwidows.com करके मैं शुरू करती वेबसाइट, तो खैर मिलती गई लोगों से, ये सब हुआ, तो हर तरह के लोग थे, है ना। तो चेंज मेकर्स कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक वेब प्लेटफॉर्म है एक से दूसरे को कनेक्ट करने का। आपको कोई प्रॉब्लम है विडोज, वॉर विडोज, डिफेंस पर्सनल के लिए, और क्योंकि काफ़ी बच्चे डिप्रेशन का शिकार होते हैं, माँ को अंदाज़ा भी नहीं होता है, छुपाते हैं एक दूसरे से अपना गम। ये भी एक बहुत बड़ी बात है, एक दूसरे के सामने बड़े स्ट्रांग रहते हैं, है ना। कोई भी इशू आता है तो मम्मा तो वैसे बहुत इतनी परेशान है, उनको क्या हो, तो वो हमें रीच आउट करते हैं, एक छोटा सा फॉर्म है वो भर के कि ये मेरा फेस, मतलब ये नंबर है, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम ये चल रहा है और आप बताएं। फिर हम जनरली मैं ही उनको कॉल करती हूँ, उनसे बात करती हूँ, और फिर उस हिसाब से आर्मी की जो वेलफेयर एजेंसीज हैं, स्पेशली आवा जो है, उनके साथ कनेक्ट करती हूँ। फिर वो आगे लेके चलते हैं। अगर उनके दायरे के बाहर की कोई चीज़ है, कुछ और है, और तो फिर वहाँ के MLAs जो भी हैं उस जगह के, उनसे जाके मिलना, बात करना, इस तरह से ये एक तरह का प्लेटफॉर्म है इन लोगों को जोड़ने के लिए और मदद करने वालों के लिए। और कुछ भी नहीं है, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस मुझे तो ये है कि बस इनका हाथ थाम लो, इनका दिल थाम लो, इनको लगे कि इनके साथ कोई है और कोई मोटिव। जी, और जब मैं इस पुस्तक को पढ़ रहा था तो इसके लास्ट में बिल्कुल एक प्रार्थना दी गई है, एक सैनिक की पत्नी की प्रार्थना। ये बहुत ही सारगर्भित है, जैसे कह सकते हैं। बहुत कुछ है, एक एक लाइन में आप समझ सकते हैं उस दर्द को या उस फीलिंग को देखें तो उसके पीछे का विचार क्या था, ये कि एक सैनिक की पत्नी की प्रार्थना को भी लिखा जाए। सैनिक की वाइफ की जो प्रार्थना है, ये किसी एनोनिमस लेडी ने लिखी है, और ये है कि हमें डे 1 से पता होता है कि ओके, इनके लिए देश सबसे पहले है, उनकी प्रति हर चीज़, मतलब जान बचना सबसे पहले, देश बचना चाहिए, फैमिली वगैरह तो बहुत बाद में आती है। क्योंकि हमारे दिमाग में जैसे ही हम शादी हो के ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, वो मतलब अपने आप ही आ जाता है, सब चीज़ों को देख के, माहौल को देख के, दूसरे को देख के, जज्बे को देख के, ठीक है। और उस पे था, पता है कि फर्स्ट लव जो है इनका देश है ना। तो उससे ये था, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हर बच्चा, हर वाइफ, हर माँ ये चाहेगी कि उसका जो सोल्जर है, बेटा है, हस्बैंड है, बाप है, खैरियत के साथ। तो एक छोटी सी प्रेयर, एक वो है जी। और मतलब ये पुस्तक लगातार ट्रेंडिंग है, बनी हुई है ट्रेंड में। तो इस पुस्तक में आपने हर कहना चाहिए कहानी में, चैप्टर कहना गलत होगा, हर कहानी में
एक मांग रखी हुई है कि अगर ऐसा होता तो ये ज़्यादा बेहतर होता, या ये मदद मिल गई होती तो उनको ये कष्ट ना झेलना पड़ता, या कुछ सुविधा मिल गई होती तो नहीं होता। तो इसके लिए जो आपने इसमें मांगे रखी हैं उस पर क्या काम, कुछ योजनाएं आपने सरकार के सामने बातें रखी होंगी, तो उस पर क्या काम चल रहा है और भविष्य की क्या योजनाएं हैं आपकी और दी चेंज मेकर की इन वीर नारियों के लिए? प्रयास भी जारी है और इस पुस्तक की वजह से काफी लोग जुड़ गए हैं साथ में। मतलब अब जैसे महाराष्ट्र का कोई केस है तो वहाँ पे कोई रिटायर्ड ऑफिसर है, उसने कांटेक्ट किया, मैम मैं इसका ख्याल रखूँगा, आई टेक केयर ऑफ दिस इशू और आपको अपडेट देता रहूँगा और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। है ऐसे ही राजस्थान का कुछ है, मिजोरम का कुछ अलग चल रहा है, तो उसमें लोग जुड़ते गए। इस किताब ने एक बहुत प्यारी सी फैमिली बना दी। ये 30 फैमिलीज तो हैं, बल्कि मैं तुम्हें बताऊं कि ये 30 फैमिलीज के लिए मुझे कम से कम 70 से 72 लेडीज को तैयार थी, कुछ नहीं थी, कुछ को पास्ट में नहीं जाना था, मैंने इज्जत की उनकी, और कुछ को तो पता ही नहीं था क्या हुआ जी, जंग में शहीद हो गए, आगे पीछे कुछ नहीं मालूम। तो मैंने किसी को ना फोर्स किया ना कुछ किया, जो कंफर्टेबल थी बात करने के लिए उनसे बात की और उनको उनका पूरा टाइम दिया, और फिर जो भी लिखा मैंने उनको भेजा कि देखिए ये लिखा है, इसमें आपका फ्रीडम है, ये आपकी कहानी है, जीवन गाथा है, आपको जो डिलीट करना है आप डिलीट करिए, आपको कुछ और ऐड करना, मेरी नहीं है, आप लोगों की है, तो आपका पूरा हक है कि आपको इसमें क्या करना है। तो इस हिसाब से फिर नहीं पड़ेगी कि हमें बस एक ये जज्बा जगाना, एक अवेयरनेस जगानी है लोगों में कि ये परिवार है, इसने इतना बड़ा बलिदान दिया है देश के लिए, अब हमारा वक्त है इनके लिए कुछ करने। पैसा वैसा नहीं चाहिए किसी को, रिस्पेक्ट है ना, इज्जत और एक रियलाइजेशन, एक अवेयरनेस इन लोगों के लिए, क्योंकि वो जो उनका गम है, वो जो उनका खालीपन है, वो तो कोई नहीं भर सकता, और हम इज्जत तो दे सकते हैं ना। और बहुत बहुत बड़ी बात नहीं है साक्षात कि इस चीज़ को करना, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट में एक जिला सैनिक कल्याण बोर्ड होता है, उनके पास सारा डेटा सब कुछ हो, थोड़ा लगती है कोशिश, थोड़ा होता है उनसे कांटेक्ट करने में, डिटेल्स लेने में, भाई आपको क्यों चाहिए, एकदम से वो नहीं देते हैं, अगर कन्विंस कर लें तो कुछ डिटेल्स मिल जाती हैं। और अपने इर्द गिर्द देखो, काफ़ी फैमिलीज ऐसी मिल जाएंगी जैसे तुम्हें, मतलब जिन्होंने किसी न किसी को खोया हुआ देश के लिए, तो बस ये है कि वो अकेले ना फील करें, उनको ये लगे कि जी बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ आपकी बात से, एक एक शब्द से, क्योंकि वो जो बलिदान है उसे सर्वोच्च बलिदान कहा जाता है, उससे ऊपर का बलिदान कोई भी नहीं है। तो आप एज अ सोसाइटी, एक समाज के रूप में भी उन वीर नारियों के लिए कुछ नहीं कर सकते। आप पैसे से उनको उसकी भरपाई, उनके कष्ट की भरपाई नहीं कर सकते। आप एक थोड़ा सा प्यार उनको दे सकते हैं, आप थोड़ा सा सम्मान उनको दे सकते हैं, और इतना ही है जितना जो वो चाहती हैं। जैसा आपकी बातों से मुझे समझ में आया, जैसा ये पुस्तक पढ़ के मुझे समझ में आया कि एज अ सोसाइटी उनकी, हमारे लोगों से, जो समाज है उससे उनकी मांग यही है कि थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा सम्मान उनको चाहिए। उसके अलावा उनका कंपनसेट करने की हिम्मत या कहना चाहिए हैसियत हमारी नहीं है उस समाज की, क्योंकि वो सर्वोच्च बलिदान दे चुके हैं, उससे ऊपर का बलिदान नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद अम्बरीन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए, और बस जिससे आप मिले प्लीज़ थोड़ा सा अवेयर कराएं लोगों को कि ऐसे भी शहीद सैनिकों के परिवार हैं जिनको सिर्फ हमारे, बस हमें उनका हाथ, उन्हें ये एहसास दिलाना है कि हम उनके साथ खड़े, ये इतनी विनती। जय हिंद। आपको हमारी ये बातचीत लेखिका अम्बरीन जैदी जी के साथ कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर से अगले अंक में एक नए लेखक और नई पुस्तक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।